हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेसर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नियम, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आप किसी भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 2-4 नियम जरूर मिलेंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियम को जानेंगे, 2 महत्वपूर्ण नियम को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला नियम हमारा क्या है। तो देखते हैं, पहला नियम हमारा है हेनरी का नियम। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि हेनरी का नियम लिखिए और उनकी परिसीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। देखिए हेनरी का नियम, देखिए क्या होता है। इस नियम के अनुसार, जो हेनरी का नियम है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। नहीं समझ में आया? अभी आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ना कि ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा कोई है क्या, विलायक। ये हमारा कोई विलायक है, द्रव है। द्रव ही तो विलायक होता है, जिसमें विलेय पदार्थ घोला जाता है, दोनों मिलकर विलेन बनते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, अर्थात हेनरी के नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ये हमारा द्रव है पानी H2O। देखिए इसका जो ताप है स्थिर होना चाहिए। जैसे कि हमने इस पर कितना डिग्री ताप के गर्म किया, कितना इसको हमने गर्म किया, तो हम इसका जो ताप है, गर्माहट है, इसका उष्मा जो है, इसको हम घटाएं बढ़ाएंगे नहीं। स्थिर ताप कह रहा, मतलब ताप इसका स्थिर होना चाहिए। जितना ताप हो उतना ताप लगातार होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, कोई गैस हो उसकी इस द्रव में विलेयता, और द्रव का ताप स्थिर हो, मतलब उसका ताप घटे बढ़े ना, और तब इसमें किसी गैस की विलेयता, मान लीजिए इसमें कोई हमारा गैस है, गैस हम इसमें हमें मिलाना है, गैस और द्रव का विलयन बनाना है। तो वही कह रहा है कि स्थिर ताप पर द्रव में गैस की विलेयता, जो इसमें गैस का विलयन होगा स्थिर ताप पर, गैस के दाब के समानुपाती होगी। जो इस गैस का इस द्रव पर दाब लगेगा, उस दाब के समानुपाती क्या होगा, इस गैस का इस जल में विलयता, विलने का क्षमता, अर्थात कि घुलने की क्षमता उस दाब के समानुपाती होगी। जो दाब लगेगा उस दाब के समानुपाती एक गैस का जल में घुलने की क्षमता होगी। जितना वो घुलेगा उसकी विलेयता, यानी उसमें विलेय मतलब उसमें घुलेगा, उसकी विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होगी। जितना इसमें वो घुलेगा, जितना उस पर दाब लगेगा, उतना उसका समानुपाती इसमें वो घुलेगा गैस। तो ये है हेनरी का नियम की इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। एक बार फिर से जान लीजिए। मान लीजिए हमारा द्रव है, जल है। अब इस पर इसको हमने गर्म किया, गर्म अर्थात हमने इस पर ताप दिया। तो हम इस पर जितना ताप दिए हैं, ताप ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस पर कि कोई गैस जो इसमें मिलाएंगे, कोई गैस हम इस पर जब घोलेंगे, जब हम इस पर कोई गैस घोलेंगे, तब इस गैस पर जो प्रेशर लगेगा, यानी दाब यानी प्रेशर लगेगा, उसका समानुपाती इसमें गैस घुलेगा। गैस की विलेयता इसके समानुपाती होगी, किसके, दाब के समानुपाती होगी। ये है हेनरी का नियम। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि समानुपाती होगा किसके, इसमें जो घुलेगा गैस, उसके दाब के समानुपाती होगा। तो इसमें जो घुली गैस की मात्रा होती है, उसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, m से हमने प्रदर्शित किया। और दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो इसका समानुपाती कह रहा है, तो इसका समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे P। ये हो गया हमारा इसका हेनरी का नियम। इसके क्या होता है, समानुपाती होता है, इसके
इसमें जो गैस घुलेगी उसकी मात्रा और उसके दाब के समानुपाती के होता है। गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होता है। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर के, हमारा जो है आ जाएगा स्थिरांक, और स्थिरांक किसका, हेनरी का, तो यहाँ पे h लग जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे p, तो ये हो जाएगा हमारा के बराबर, के स्थिरांक हो है हमारा हेनरी का स्थिरांक के एच, और पी हमारा दाब है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सबका नाम जो है। तो यम हमारा देखिए क्या है, जो यम है ये हमारा है घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा। और पी हमारा क्या है, पी हमारा गैस का दाब, जो गैस पर दाब लगेगा वही गैस का दाब हमारा है पी, यानी कि प्रेशर। और के हमारा है स्थिरांक, और एच हमारा तो हमारा है हेनरी स्थिरांक। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा हेनरी स्थिरांक। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे सरल आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इसकी परिसीमाएं, हेनरी के नियम की परिसीमाएं। तो आइए देखते हैं हेनरी के नियम की परिसीमाएं क्या होती हैं। तो देखिए यह नियम अर्थात हेनरी का नियम, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन। और देखिए तनु विलयन अर्थात जो द्रव रूप में गले गाढ़े गाढ़े हुए होते हैं, तनु विलयन उन्हें कहते हैं। तो यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। यह नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। निम्न दाब यानी दाब कम होता है और ताप उच्च होता है, उच्च ताप और निम्न दाब पर कार्य करता है हेनरी का नियम। और क्या देखिए, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। जो हेनरी का नियम है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते, अर्थात जो घोलने वाला पदार्थ है उससे वो क्रिया नहीं करेंगे अगर, तो उस पर ही लागू होता है। जो गैस है, जो गैस विलायक से क्रिया नहीं करती उन पर ये लागू होता है, तभी तो प्रेशर होगा। अब आइए देखते हैं हेनरी के नियम की अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए अनुप्रयोग, शीतल पेय पदार्थ के रूप में। देखिए हेनरी का नियम शीतल पेय पदार्थ के रूप में किस प्रकार, जैसे कि शीतल में ठंडा, पेय का मतलब पीने वाला, पदार्थ का मतलब सामान। तो शीतल पेय पदार्थ जैसे हमारा हो गया कोल्ड ड्रिंक ठंडा, पेप्सी। तो देखिए जब हम आप लेके आते हैं कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडा जो है स्प्राइट, तो जब आप उसको खोलते हैं तो गैस निकलता है। तो गैस वो प्रेशर द्वारा उसमें दबाया गया रहता है, तभी वो ठंडा रहता है। तो जब आप जो खोलते हैं उसको तो गैस निकलता है, उस जल में गैस का विलय रहता है, गैस उस जल में घुला रहता है। तो इसी प्रकार से कार्य करता है हेनरी का नियम शीतल पेयजल में, अर्थात जो ठंडा बनता है उस पर हेनरी का नियम कार्य करता है। और क्या, फेफड़ों की क्रिया विधि में, फेफड़ों की क्रिया विधि में यानी कि हम सांस जितना हम खींचेंगे उतना छोड़ेंगे। तो यही जितना हम दाब करेंगे अपने फेफड़े पर, हमने सांस लिया खींचा अंदर तो हमारे फेफड़े पर दाब हुई ना, हम छोड़ेंगे। जब हमने सांस छोड़ा तो उधर से उतना ही वापस आया। तो ये हमारा है उतना गैस वापस आया। जब हमने गैस लिया दाब किया, गैस खींचा तो फिर गैस छोड़ा, तो ये फेफड़ा भी हमारा हेनरी के नियम पर कार्य करता है। बस ये हमारा हो गया हेनरी का नियम। बस आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब आइए देखते हैं अगला। तो अगला देखिए क्या है, अगला देखिए हमारा क्या है, राउल्ट का नियम और उसकी परिसीमाएं। तो देखते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, दिक्कत नहीं है, फिर से समझिए चित्र द्वारा। तो देखिए माना कि ये हमारा है कोई विलायक, विलायक जैसे कि हमारा जल,
जिसमें कोई चीज़ घोला जाता है वही विलायक होता है। जैसे कि हमने पानी में चीनी घोला तो पानी विलायक हो गया और जो चीनी है वो विलेय हो गया। तो ये हमारा कोई विलायक है, गैस पर ध्यान मत दीजिए। उसी चित्र का प्रयोग हमने इसमें भी कर लिया है। तो जो हमारा है क्या कह रहा है कि किसी विलायक में, ये मान लीजिए हमारा कोई विलायक है, जैसे जल में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो वाष्प ना बने, भाप बन के उड़े ना, वह पदार्थ जो वाष्प बन के उड़े ना, वह अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएं इसमें। जैसे कि अगर हम पेट्रोल मिला देंगे तो पेट्रोल तो वाष्पशील है, वो गैस बन के उड़ जाएगा। तो हमें अवाष्पशील कह रहा है, जो वाष्पशील ना हो। जैसे कि हम चीनी मिला देंगे, चीनी हमारा अवाष्पशील नहीं है। नमक मिला देंगे, वो भी हमारा अवाष्पशील नहीं है। तो यही कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन, जब इस पे अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने चीनी मिलाया, कोई अवाष्पशील जो वाष्प बन के उड़े ना, हमने इसमें मिलाया, तो जब हमें ये विलयन प्राप्त होगा, मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब, जो हमारा हमें विलयन प्राप्त होगा उसका वाष्प दाब, उसके वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं आपेक्षित अवनमन क्या होता है। तो देखिए आपेक्षित अवनमन हमारा होता है, इसका सूत्र क्या होता है अपेक्षित अवनमन का, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, ये हमारा होता है आपेक्षित अवनमन। और इसके बराबर क्या कह रहा है, आपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, n बाई n प्लस कैपिटल N। तो देखिए यहाँ पे पी नॉट क्या है, पी नॉट हमारा है विलायक का वाष्प दाब, और पी एस जो है वो है विलयन का वाष्प दाब, और जो स्मॉल n है ये हमारा है विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N जो हमारा ये है विलयन के मोलों की संख्या। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए, भूले ना आप तक। तो यहाँ पे देखिए पी नॉट जो हमारा है वो क्या है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। और पी एस क्या है, देखिए पी एस जो है ये हमारा है विलयन का वाष्प दाब। क्या है, विलयन का वाष्प दाब, जो हमें प्राप्त विलयन होगा उसका मान यहाँ पे रखना पड़ेगा, विलयन का वाष्प दाब। और देखिए यहाँ पे n क्या है, स्मॉल n, तो स्मॉल n जो यहाँ पे है वो हमारा है विलेय में मोलों की संख्या, जो विलेय पदार्थ है उसमें मोलों की संख्या, विलेय में मोलों की संख्या। और कैपिटल N देखिए क्या है, कैपिटल N है विलयन में मोलों की संख्या, विलयन में मोलों की संख्या। तो देखिए आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि कौन क्या है, हमें किस जगह पे कौन सा मान क्वेश्चन में रखना है। अगर हमारा न्यूमेरिकल इस पे आए तो हमें कहाँ पे किसका मान रखना है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे हिंदी में लिख के बता दिया। तो ये हमारा होता है राउल्ट का नियम। तो देखिए बस अब हम देखते हैं राउल्ट के नियम की परिसीमाएं। तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं लिखना है, बस आप इतना मतलब आपको याद होना चाहिए जिससे आप आसानी तरीका से राउल्ट का नियम लिख सकें और इसका जो है न्यूमेरिकल भी लगा सकें। जब आपको मालूम होगा कि पी नॉट जो है विलायक का वाष्प दाब है, तभी तो आप विलायक का वाष्प दाब का मान रखेंगे यहाँ पे, तो आप कैसे रखेंगे। तो यही इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आइए अब देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। पहला देखिए क्या होता है,
यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। यह जो नियम है तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन अर्थात जो द्रवावस्था में होते हैं। और देखिए यह नियम, दूसरा यह नियम वाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। यह नियम जो है वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। वाष्पशील अर्थात जो वाष्पशील मतलब जो जब विलयन हो जाए, जब वो विलयन बने तो विलयन वाष्पशील, पदार्थ अवाष्पशील रहे लेकिन विलयन वाष्पशील हो जाए। जैसे कि अभी हम जब ठंडा रखते हैं तो गैस खोलते हैं, उसमें गैस निकलता है, तो यह जो है उसी के प्रकार अवाष्पशील विलयन पर, जो वाष्पशील विलयन पर लागू हुई वो जो हमारा विलयन है वो क्या है, वो वाष्पशील है। हमने उदाहरण दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यह नियम जो है वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। वाष्पशील का जो पदार्थ का विलयन होता है उसी पर लागू होता है। और देखिए यह नियम विद्युत अपघट्य के नियम पर लागू नहीं होता। विद्युत अपघट्य का नियम पर, या जो नियम है विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। देखिए विद्युत अपघट्य क्या होता है, आप समझ रहे होंगे विद्युत अपघट्य के नियम पर लागू नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघट्य होता क्या है। तो विद्युत अपघट्य वो होता है जिसमें हम कोई हमारा विलयन है, जैसे कि आपको चित्र में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई हमारा विलयन है, जैसे कि NaCl हमारा विलयन है। अब जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। ये विलयन जो हमारा, मान लीजिए इसमें हमने NaCl मिलाया, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस में और Cl माइनस में इसमें टूट जाएगा। तो इसी का अलग अलग टूटना ही क्या, विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो यही हमारा होता है विद्युत अपघट्य। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और अगर वीडियो में कोई गलती नजर आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।